सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो सेल था ये एग्जैक्टली था क्या, और फिर उसका समझेंगे सेल साइकिल का चक्कर क्या है। तो सबसे पहले सेल वाज व्हाट। सो इट वाज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारे जीवन की जो आधारभूत और मूलभूत इकाई थी वो यही तो थी। तो यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला पार्ट है, तो ये वो सेक्शन है जो कि हमारी लाइफ में डेली अपनी कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। कैसे? अब जैसे हम लोग जब पैदा हुए थे तो बहुत छोटे से हुआ करते थे, राइट। धीरे धीरे करके हमारा साइज इंक्रीज होता गया। अब जैसे जैसे हम बड़े होते गए, तो यहाँ पर जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, चोट लग गई तो सर वहां पर जो जैसे मान लो कहीं पर कट गई थी, तो वहां पर क्या होगा, जो स्किन में जहाँ पर वो टेयर हो गया था, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे वो रिकवर करेगी। सब कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे हम लोग रिपेयरिंग और सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो सेल साइकिल या डिवीजन में हम लोग उसी प्रोसेस के बारे में समझेंगे, किस तरीके से सेल डिवाइड करती है और साथ में कैसे वो रिपेयर कर रही है। तो सबसे पहले आपके लिए हमेशा की तरह एक छोटा सा क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, हैव यू एवर हर्ड ऑफ डॉटर सेल्स? क्या कभी आप लोगों ने पुत्री कोशिकाओं के बारे में सुना है? आपने सर क्या बात कर रहे हो, ये पुत्री कोशिका या फिर डॉटर सेल क्या होती होगी? सो गाइस देखो, ऐसा है, जब ये सेल डिवीजन की हम लोग बात करते हैं तो सेल डिवीजन में एक पेरेंट सेल होती होगी जहां से डिवाइड होता होगा। तो सेल जब डिवाइड करती है तो डिवाइड करने के बाद जो आपको सेल मिलेगी तो हम लोग क्या कह देंगे, दिस इज द डॉटर सेल। और ये कौन सी थी? ये आपकी पेरेंट सेल थी। तो आज इस डॉटर सेल वर्ड का हम लोग यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही पूछ लिया। तो यस, डॉटर सेल्स आर दी सेल्स जो बेसिकली पेरेंट सेल से ही आई हैं, राइट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमें क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ेंगे जरा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये सेल साइकिल और डिवीजन होती क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग हर एक फेज के बारे में डिटेल में समझेंगे, यानी कि विल इन्फर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, राइट। और लास्ट में विल समराइज द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सो स्टार्टिंग करते हैं सेल साइकिल एंड डिवीजन से। तब यहाँ पर आप ये एनिमेशन देख रहे हैं, इस एनिमेशन वाले पार्ट से हमें एक चीज क्लियर होती है गाइस, कि यदि मैं इसकी बात करूं तो ये सेल्स डिवीजन में हो क्या रहा है, एक सेल आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। व्हाट इज हैपनिंग? सो दिस सेल इज डिवाइडिंग इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, राइट। डिवाइडिंग इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। अब यहाँ पर एक से दो हुई, दो से चार हुई, एंड सो ऑन। तो यही तो डिवीजन होता था। तो यहाँ पर देख रहे हो ये किस तरीके से डिवीजन हो रहा है, तो दो से चार, चार से आठ, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से सेल डिवीजन होता है। और यहाँ पे चाहे हम लोग बॉडी की ग्रोथ की बात करें, रिप्रोडक्शन वाले फेज की बात करें, सब कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले साइज सेल साइकिल है क्या? So cell cycle is basically a series of events that takes place in a cell as it grows and divides. तो सेल जब ग्रो कर रही है या डिवाइड कर रही है तो उसमें आपके अलग अलग फेजेस होते हैं। वो जो इवेंट्स हैं उसी के बारे में हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। सो वही क्या था, वही तो सेल साइकिल था। सो व्हाट इज सेल साइकिल? सो इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन द सेल व्हेन इट ग्रोस एंड डिवाइड्स। तो इस इवेंट में होता क्या क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ द जीनोम, सिंथेसिस ऑफ द सेल ऑर्गेनली, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ये इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस हो गई। अब देखिए, तो जब सेल डिवाइड करती है तो यहाँ पे अलग अलग जो फेजेस है उसमें से एक फेज होता है इंटरफेज। तो अब ये इंटरफेस जो है ना, जानते हो, ये आपका रेस्टिंग फेज कहलाता है। एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई रेस्टिंग फेज कौन सा है, यही है। तो इस रेस्टिंग फेज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। कैसे? तो देखो, जब ये आपकी सेल जब तैयार होती है डिवीजन के लिए, तो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस होते होंगे। मतलब एक सेल से दो सेल बनने के बीच में जो स्टेजेस हैं, पी, एम, ए, टी, आई। सो दैट इज, दिस इज द ट्रिक कि प्रधानमंत्री at service 24/7. So you need to remember the sequence order, that is PM at service 24/7. तो प्रधानमंत्री एट सर्विस 24/7 आप कोई सी भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या ना, आपको सीक्वेंस ऑर्डर याद रहेगा। सबसे पहले प्रोफेज आता है, फिर मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा, फिर टेलोफेज आएगा। तो सेल साइकिल को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आता है इंटरफेज, उसके बाद आएगा एम फेज, एंड फाइनली दी साइटोकाइनेसिस। अब ये इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए, इंटरफेस जो है ना, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, इट्स ऑल्सो नोन एज द रेस्टिंग फेज, एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार पूछा है। क्या है सर? इसको हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं सेल साइकिल का। तो इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल प्रिपेयर्स फॉर द डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल तैयार करती है अपने आप को डिवीजन के लिए।
prepares itself for the division। अब जब प्रिपेयर कर रही है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही है, तो अब यहाँ पर देखिए सेल की ग्रोथ, डीएनए की कॉपी बनेगी, तो डेट इज डीएनए का रेप्लिकेशन, ये सब होगा। तो इसी वजह से अभी जो इंटरफेस वाले पार्ट पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसको 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, बेटर होगा। तो आई विल शो यू अ इमेज जिससे क्लियर कट समझ में आएगा। तो जो इंटरफेस है, जहाँ पे हम लोग ग्रोथ और डीएनए के रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं लिख भी देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। ग्रोथ हो रही है एक, तो साथ में डीएनए की कॉपी, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन। तो ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन वाले पार्ट पर यू नीड टू रिमेंबर कि गाइस ये भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। फर्स्ट वन इज G1 फेज, जिसको हम लोग गैप 1 फेज कह रहे हैं। सेकंड वन इज S फेज, जिसको हम लोग सिंथेसिस कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज G2 फेज, जिसको हम लोग गैप 2 के नाम से जानते हैं। गैप 1 फेज, सिंथेसिस एंड गैप 2 फेज, आइए इसके बारे में समझाऊं। तो ये देखिए, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहां से लेकर यहां तक, ये आपका पूरा का पूरा क्या है सर, ये आपका पूरा का पूरा इंटरफेस वाला पार्ट ही है। व्हाट इज इट? ये पूरा आपका इंटरफेस का पार्ट है। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो देख रहे हो ये जो इधर शो कर रखा है, ये इंटरफेस के अंदर सबसे पहले G1 फेज, फिर आएगा आपका डीएनए का रेप्लिकेशन किसमें, S फेज में, और फिर आएगा G2 फेज। तो इन तीनों फेज में क्या हो रहा है देखते हैं। तो यही आपका क्या था, यही आपका रेस्टिंग फेज था, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रेस्टिंग फेज। तो सबसे पहले G1 फेज में यह क्या होता है, दैट्स द फेज बिटवीन द मिटोसिस, राइट, एंड इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल का जो रेप्लिकेशन है वो यहीं पर होने वाला है, स्टार्ट। सो रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल की स्टार्टिंग जो होने वाली है वो यहीं से होगी। एस फेज, यहाँ पर क्या होता है, एस फेज में आपका सिंथेसिस फेज है। तो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज। तो यहाँ पर क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो हमें G1 फेज और S फेज के बारे में समझ में आ गया। G1 फेज क्या होता है, S फेज, और S फेज के बाद फाइनली क्या है, G2 फेज। अब G2 फेज में क्या है, G2 फेज को आप लोग गैप 2 के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर मिटोसिस वेयर सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सेल की ग्रोथ थी वो आगे कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो अब इसमें जो एम फेज वाला पार्ट है, सी वी हैव प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। तो अब यहाँ पे हम लोग जो एम फेज में जाएंगे, तो मैं एक ट्रिक बता रहा था, आपको याद है क्या थी ट्रिक, PM एट सर्विस 24/7, तो PMET। सो PMET। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं मिटोसिस पे। सो इंटरफेस का पार्ट हमने समझ लिया जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो एम फेज पे अब आइए। एम फेज, ये एम कहाँ से आया, मिटोटिक। सो ये आपका मिटोटिक फेज है। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं फेज ऑफ द इक्वेटोरियल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सेल में कंप्लीट रिऑर्गेनाइजेशन होने वाला है। सेल अंडरगोज कंप्लीट रिऑर्गेनाइजेशन हियर। तो अब इंटरफेस वाला पार्ट तो हमने समझ ही लिया। अब यहां से हमारी शुरुआत होगी विद द प्रोफेज फर्स्ट, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, फिर टेलोफेज, और तब जाके सेल आपकी डिवाइड होने वाली है। तो ये जो एम फेज है आपका, यानी कि मिटोटिक फेज, ये 4 ओवरलैपिंग स्टेजेस में आता है। अब इनमें क्या होगा, तो इनमें द ट्रिक इज अगेन सेम, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट्स हैव अ लुक। सो द प्रोफेज, जस्ट चेक, सबसे पहले क्या हो रहा है, it is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. Now guys, initiation of condensation of chromosomal material. तो जब क्रोमोसोम मटेरियल वाले पार्ट पे जा रहे हैं, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं, कितने होते हैं, इसके ऊपर चर्चा हो जाए। सो क्रोमोसोम्स का काउंट होता है मेरे भाई 46। 46 आर एक्चुअली दी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, 44 and 2। तो जो 44 यहाँ पे मेंशन्ड है, व्हाट इज इट,
गाइस 44 को हम लोग कहते हैं ऑटोजोम्स। ये क्या है मेरे भाई? ये ऑटोजोम्स हैं। और यहाँ पर जो टू प्रेजेंट हैं, व्हाट आर दे आर सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स। दे आर सेक्स डिटरमाइनिंग। तो यहाँ पर अभी जो सेक्स डिटरमाइनिंग हम लोग बात करें तो छोटी सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज भी डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस ये जो सेक्स डिटरमाइनिंग हम पेयर की बात करते हैं, तो अगर वो एक्स वाई पेयर है, दैट इज मेल, और अगर मैं एक्स एक्स पेयर की बात करूंगा, दैट इज फीमेल। तो क्या है, XY is basically for the male and XX is for the female. So who determines the sex of a child? Tell me. आपको क्या लगता है कि sex of the child को कौन determine कर रहा है? Is it father? Is it mother? Is it both? या फिर none of the above? So as always remember, the sex of the child is determined by the father only. Why? Because पापा के पास options हैं, मम्मी के पास कोई option ही नहीं है. What kind of option I'm talking about? So guys, जब sperm cell और egg cell meet करते हैं, तो दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। मतलब क्या होता है, आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोमल काउंट जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 44 के आधे कितने होंगे, 22, और ये 2 का आधा 1 होता है। तो अब इसमें से यहाँ तो एक्स आएगा या वाई आएगा, तो स्पर्म सेल से या तो ये कॉम्बिनेशन जाएगा, या फिर स्पर्म सेल से आपका ये कॉम्बिनेशन जाएगा। और अगर एक्स सेल की बात करोगे तो एक्स सेल के पास देयर इज नो सच ऑप्शन, बिकॉज एक्स सेल जो फीमेल सेल है, प्लस कर देता हूँ, एक्स सेल पे जब जाओगे या ओवम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, 44 के आधे 22। अब मम्मी के पास क्या होगा, यहाँ पर 2 में क्या क्या है, एक्स और एक्स। तो सर इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, मम्मी से तो 22 प्लस एक्स ही जाने वाला है। अब लेकिन पॉइंट ये है, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा सर, यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा डेट इज 44 प्लस एक्स एक्स। दैट डिनोट्स कि घर में लक्ष्मी जी आ रही हैं, राइट? यानी यहाँ पर फीमेल चाइल्ड बॉर्न होंगी। बट यदि यहाँ पर कॉम्बिनेशन इज दिस, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इट विल बी 44 प्लस एक्स वाई, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल चाइल्ड। सो गाइस दिस इज द मेल चाइल्ड, और ये कलर चेंज करके मैं लिख दूं, एंड दिस वाज फॉर द फीमेल चाइल्ड। तो मेल चाइल्ड होगा, फीमेल चाइल्ड होगा, मदर के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मम्मी के पास तो यही पेयर रहने वाला है। पापा के पास दो ऑप्शंस हैं, सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फादर कि सर वो एक्स अगर गया तो सर दैट इज फीमेल, और अगर वाई गया दैट इज मेल। सो ऑलवेज रिमेंबर हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। सो सेक्स ऑफ child is only and only determined by the father. The sex of the child is determined by papa, that is father. I guess that is clear. So I have marked star over here. I guess this is in next. So this was about chromosome. So yes, in the prophase, what is happening? So that's actually marked by the initiation of condensation of chromosomal material. So in the next stage, what is the next stage? The trick was PM at service. So here this time it's M. M means metaphase. So in this stage, metaphase, in the stage that is metaphase, chromosomes are actually made up of two sister chromatids which are held together by centromere. So what is centromere? So these are the chromosomes. Here also you will find the spindle fibers. So here you can also find the spindle fibers, right? Okay. So what is happening here? Just see, this is the chromosome. The place where this chromosome is held together, this part, this is what centromere is. This is what centromere is, right? So here you can just see there are this is the chromosome. So these are actually two sister chromatids. We can say they are sister chromatids, which means there are sister chromatids which are held together with the help of centromere. That's the point. So this
centromere, this is the centromere, this is centromere, this is centromere. So yes, they are held together by the centromere. That's about the second stage. Next, so PM at service, that is A now. So next is A, that is anaphase. Here, the sister chromatids are moving apart. Where? Towards the poles. So these are the chromatids which were actually combined together in the previous stage, but this time it is divided into two parts and they are moving towards their poles. So yes, in the anaphase, centromeres split. What is happening? Centromere is basically splitting and there is the separation of chromatids where chromatids are moving towards the opposite poles. So here see, these chromatids are moving towards the opposite poles, that is the this portion and this is this particular portion. So that's done in anaphase. What will be the next stage? So it was PM at service, that is next stage is going to be telophase. So in the telophase you will see that the chromosomes have clustered at the opposite spindle poles. See, here also, and there is envelope that is developed. So what is it? That is nuclear envelope. So their identity is lost as the discrete elements. Here, nuclear envelope develops around the chromosome clusters. See, here we have these nuclear envelopes which are developed. Now, guys, since there's a cell division process, so there will be parts of the cells that are going to develop here. तो अब यहाँ पर क्या होगा? So यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि सर ये जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र वाला भाग था, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि सर ये जो आपका कोशिका के अलग अलग भाग हैं, जैसे गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है, ये सब यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे, राइट? तो यानी कि ये जो हम लोग अभी देख रहे थे, जो ट्रिक थी पीएमएट सर्विस वाली, तो ये देखिए न्यूक्लियोलस, देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सारे के सारे यहाँ पर फिर से बन गए हैं। यानी कोशिका में यहाँ पे फील आ रहा है कि दो अलग अलग सेल्स रेडी हो चुकी हैं। सेल मतलब मैं कोशिका की बात कर रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पर ये आपकी दो अलग अलग सेल्स रेडी हो चुकी हैं, राइट? लेकिन अभी भी ये अलग नहीं हुई हैं, अलग होंगी अगली स्टेज में, और जहाँ पे हम लोग टर्म यूज करेंगे साइटोकाइनेसिस। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं छोटा सा यहाँ पे लाइन खींच दूं। याद है मैंने आपको साइटोलॉजी के बारे में पढ़ाया था कल की क्लास में? क्या था? लॉजी शब्द का मतलब होता है स्टडी करना, साइटो सेल, तो क्या थी? सेल की स्टडी, यही तो था। इसका मैंने आपको साइटोप्लाज्म पढ़ाया, सेल के अंदर मौजूद प्लाज्मा, सेल के अंदर मौजूद लिक्विड, दैट वाज साइटोप्लाज्म। तो यस मेरे भाई, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस ये वो स्टेज है जहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा, और साइटोप्लाज्म तो सेल का लिक्विड था। अब सेल का लिक्विड अगर अलग अलग हो जाएगा तो उसका सेल अलग हो चुकी है। तो ऐसे ये वो स्टेज हो गई जहाँ पे सेल आपका दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, यानी आसान भाषा में कहूँ तो साइटोप्लाज्म आपका डिवाइड हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया? बस ये है अपना सेल डिवीजन वाला पार्ट। तो अब यहाँ पे हमने सेल साइकिल के बारे में समझा, राइट? अब ये जो मैं सेल डिवीजन बता रहा हूँ तो ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है मिटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। अब अंतर क्या है दोनों में? तो अब जैसे मान लीजिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है? क्रिकेट खेलते हुए मैंने कैच किया और मैंने डाइव किया। डाइव करने से क्या हुआ, यहाँ से जो मेरी स्किन है वो अलग हो गई, अलग हो गई इन द सेंस उसमें चोट आ गई, टेयरिंग हो गई। तो अब यहाँ पर जब धीरे धीरे करके रिपेयरिंग हो रही होगी तो उसका सेल डिवीजन भी होगा। तो यहाँ पर जैसी पेरेंट सेल थी वैसी डॉटर सेल बनेगी। तो पेरेंट सेल जैसी अगर डॉटर सेल बनती है, सो गाइस इसको हम लोग मिटोसिस कहते हैं। यानी कि सेल की रिपेयरिंग में कभी भी बात होगी तो वो जो डिवीजन वो कौन सा होगा, वो आपका मिटोसिस वाला होता है। मियोसिस में आप याद रखना ये आपका रिप्रोडक्शन वाला है। यानी कभी भी आपसे सेक्स सेल के बारे में पूछेगा तो वहां पे आपका क्या आंसर आना चाहिए, म्यूसिस। तो मैं इसलिए स्पेशली लिख देता हूँ रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जब स्पर्म सेल और एग सेल मिलते हैं, यानी जब हम लोग पैदा हुए होंगे, तो स्पर्म सेल और एग सेल से आधे आधे गुणसूत्र आए, तब जाके हमारे पास कितने बने हैं? 46 गुणसूत्र बने मेरे भाई, राइट? सो आधे गुणसूत्र स्पर्म सेल, आधे क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम गुणसूत्र एक ही बात है, हिंदी वाला अपार्ट में गुणसूत्र हो गया, इंग्लिश में क्रोमोसोम हो गए। तो ये आधे आधे जो है यहाँ से जाके कंबाइंड फॉर्म में बनते हैं,
राइट। तो जैसे अगर 46 की बात करेंगे तो कैसे बने, तो इसका एग्जांपल बस पीछे अभी हम ले चुके थे यहाँ पे, इसलिए मैं फिर से लिख नहीं रहा हूँ। सो ये जो मैंने आपको समझाया था ये देखो, तो यहाँ पर क्या था 44 का आधा 22, 2 का आधा 1, तो 23 प्लस 1 23 यहाँ से पापा से, और 23 मम्मी से जब मिले तब जाके हमारे पास क्या है 44 प्लस 2 46 क्रोमोसोम्स आए हैं, वेदर मेल और फीमेल, दैट्स द फैक्ट, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। तो रिप्रोडक्शन वाले केस में क्या होता है, यहाँ पे हैप्लॉइड आपकी जो सेल्स होती हैं, हैप्लॉइड कहेंगे क्योंकि आधी आधी हैं, दो हैप्लॉइड सेल्स मिला के डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। दो टाइप के डिवीजन मिटोसिस और मियोसिस आते हैं। मिटोसिस सूत्रीय विभाजन, मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन। सो मिटोसिस सूत्रीय विभाजन, इट इज अ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल पेरेंट जैसा ही चाइल्ड होगा, दैट इज डॉटर सेल्स। तो मिटोसिस कहाँ होती है, सो मिटोसिस अकर्स इन सोमेटिक सेल्स। तो टीयरिंग, वियर एंड टीयर, इन सब में यही होगा। तो ये किसके काम आता है, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में यही मिटोसिस की प्रोसेस ही काम करती है, ये वाली जहाँ पे आइडेंटिकल कॉपी होती है अपने पेरेंट की। बट मियोसिस जो है ये रिप्रोडक्शन फेज से लिंक्ड है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो क्रोमोजोमल काउंट है यानी क्रोमोजोम का जो नंबर है वो आधा हो जाता है। एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं स्पर्म सेल एक्सेल में। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती है। हैप्लॉइड का मतलब क्या, आधे आधे क्रोमोसोम्स वाली, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यही होता है। सो इट अकर्स इन दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस गैमेट्स। अब गैमेट्स का मतलब क्या होता है, तो जैसे जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट वो होता है स्पर्म, हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, राइट। लिख भी देता हूँ, शुक्राणु। तो शुक्राणु क्या हो गया, मेल गैमेट हो गया। इसी प्रकार से जो फीमेल गैमेट होती हैं, फीमेल गैमेट, तो फीमेल गैमेट का एग्जांपल है ओवम कह दो या फिर एग सेल कह दो। तो ये जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बोलते हैं स्पर्माटोजेनेसिस की प्रोसेस। खैर ये फिर हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर वाले पार्ट से, तो हम लोग तभी डिस्कस करेंगे। सो ये म्यूसिस आपके किस में होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, या फिर हम लोग इसे सेक्स सेल से भी लिंक कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सेक्स सेल्स, राइट। सो द टिश्यू इन अ मैन वेयर नो डिवीजन टेक्स प्लेस आफ्टर द बर्थ, ये कौन सी होगी, सो गाइस ये आपकी होती है नर्व टिश्यू। यानी नर्वस टिश्यू की अगर बात करेंगे तो वहां पे सर कोई डिवीजन नहीं होगा। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज डैश, बताइए एक सामान्य मनुष्य की में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो सर सिंपल सा है, मनुष्यों की बात कर रहे हो 46, ये हो गए गुणसूत्र। लेकिन अगर ऑटोजोम पूछ लेता तो ये मैं बता ही चुका हूँ आपको कि सर ऑटोजोम्स होते हैं कितने, आलिंग सूत्र कहते हैं, हिंदी में लिख भी देता हूँ, कुछ बच्चे हिंदी वाले भी होंगे। आलिंग सूत्र, तो व्हाट इज द काउंट, तो आलिंग सूत्र का जो क्वांटिटी है गाइस वो 44 होती है, यानी 44 होती है, और दो उसमें से सेक्स डिटरमाइनिंग है। सेल डिवीजन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स कॉल्ड व्हाट। तो वैसे देखो अब यहाँ पर सेल डिवीजन दो टाइप के मैंने बताए थे, लेकिन यहाँ पे गैमेट्स की बात कर रहा है, यानी सेक्स सेल की बात कर रहा है। और सेक्स सेल की बात होगी तो सर हमें सिर्फ म्यूसिस ही याद आएगा, क्योंकि सोमेटिक सेल्स होती है तो हम लोग मिटोसिस कह जाते हैं, म्यूसिस। चलिए प्रैक्टिस करते हैं आज हमने जो जो पढ़ा उससे। स्पिंडल फाइबर्स कहाँ बनती हैं बताओ, क्या पहले फेज में थी, पहला क्या था प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज। सो गाइस ये बनती है आपकी मेटाफेज में, दैट इज मेटाफेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सी होती है गाइस, एस फेज, साइटोकाइनेसिस, इंटरफेज, टेलोफेज। तो आपको याद है मैंने आपको जो पूरा इमेज दिखाई थी, तो सबसे बड़ी फेज आपकी इंटरफेज है, राइट। और इंटरफेज वाले पार्ट पे आप इसको इमेज से भी यहाँ से भी लिंक कर पाएंगे इजीली। देखो ये देखो सबसे बड़ा फेज आपका जो है वो रेस्टिंग फेज वाला इंटरफेज यहाँ पे दिखा रहा है, देख रहे हो ये। सो इस इमेज से भी वो क्लैरिटी मिला, इसलिए जानबूझ के मैंने इमेज रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरफेज डन। डैश इज द फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल्स। तो क्या होगा, वो होगा म्यूसिस। सो म्यूसिस इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल। तो कभी भी सेक्स सेल या गैमेट्स की बात हो, गैमेट्स का तो बता ही चुका हूँ, स्पर्म सेल या एग सेल, वो म्यूसिस होगा। न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट्स इन डैश। अब डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, सो गाइस देखो एम फेज तो होगा नहीं, ये आपका तीनों के तीनों जो पार्ट थे इंटरफेज के थे, राइट। तो इंटरफेज में जो कि रेस्टिंग फेज है हमारा, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था,
G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता था वो सर हमारा S फेज में होता था, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे S फेज होगा, राइट। तो ये अगेन वही इमेज में फिर से आपको शो करता हूँ। इस इमेज में आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो यहाँ पर साफ साफ मैंने इसीलिए लिखा हुआ था कि एस फेज में क्या हो रहा था, डीएनए का रेप्लिकेशन, सो दैट्स व्हाई एस फेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चंस है ना एक्चुअली क्या टिपिकल लगते हैं, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ लो तो सारी चीज इजी हो जाती है। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल। अब देखो ग्रोथ एंड रिपेयर की बात हो रहा है तो म्यूसिस तो नहीं होगा, क्योंकि म्यूसिस किसमें होता है, सेक्स सेल में होता है। इस टाइम पे सब मिटोसिस होगा, यानी सूत्री विभाजन, बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑब्जर्व्ड इन डैश, तो पहले फेज होता है वो प्रोफेज। PMATI, तो प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। मिटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, तो यहाँ पे सर डिप्लॉयड डिवीजन होगा, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, साइटो किससे लिंक किया था, साइटोप्लाज्म से, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सिंपल। यहाँ पे फाइनली सेल दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी होती है। Which phase is characterized by the centromere split and separation of chromatids? So कहाँ पर होगा, प्रोफेज में तो इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, मेटाफेज में सेंट्रोमियर से जहाँ पे वो अटैच थे स्पिंडल फाइबर्स, सॉरी यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा था जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच थे, ये वो पार्ट है। हाँ, इसके बाद जो एनाफेज आता है यहाँ पर आपके सेंट्रोमियर स्प्लिट करते हैं, अलग अलग पार्ट पे जाते हैं, और टेलोफेज में तो वो न्यूक्लियर एनवलप बन जाता था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एनाफेज इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। In which phase of the cell cycle nuclear envelope assembles around the chromosome cluster? So last वाला था PMAT, प्रधानमंत्री एट सर्विस, क्या होगा, टी बोले तो टेलोफेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, सबसे पहले हमने समझा सेल साइकिल क्या थी। तो इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल, सो ग्रोथ एंड डिवीजन। सेल साइकिल आपकी इंटरफेज, एम फेज और साइटोकाइनेसिस में डिवाइडेड है। इंटरफेज सबसे पहला वाला पार्ट जो है सर ये रेस्टिंग फेज है। So interphase में cell prepares for the division by undergoing both cell growth and DNA replication. M phase पे आ जाओ तो actual cell division जो है वो M phase में ही होती है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज आता है, जिसके क्वेश्चन अभी अपने करेंगे। Cell division, the process by which parent cell is divided to form the daughter cell, यानी कि जो पेरेंट सेल है वहां से जो डॉटर सेल बन गई है, ये आपकी सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, एक मिटोसिस, एक मियोसिस। तो मिटोसिस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, मतलब जितने क्रोमोसोम्स हैं उतना ही पहुंचेंगे, सो दैट इज विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। मियोसिस में आधा हो जाएगा, सो क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस बाय हाफ, जिससे क्या होगा, that results in the production of the haploid daughter cells. So that's what your meiosis is. तो प्रोफेज में क्या होता था, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। मेटाफेज में क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड्स का बना हुआ था जहाँ पे अटैच था सेंट्रोमियर से। लेकिन एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, क्रोमेटिड्स डिवाइड हो जाते हैं और पूल्स की तरफ चले जाते हैं। टेलोफेज में न्यूक्लियर एनवलप बन जाता है अराउंड द क्रोमोसोम्स, और साइटोकाइनेसिस में फाइनली सेल डिवाइड कर जाती है। दैट्स इट। सो जितनी भी चीज़ें हमारे एग्जामिनेशन में सेल डिवीजन वाले पार्ट से आती हैं वो बेसिकली क्वेश्चंस इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो आप लोग इस वाले पार्ट को ध्यान रखिएगा, राइट। मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा दैट विल बी न्यूट्रिएंट्स, राइट। सो न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और थोड़ा सा विटामिन के बारे में जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद द मिनरल्स पोर्शन एंड सम ऑफ द विटामिन सेक्शन। तो ये दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके रख रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को, बिकॉज इट इज अ बिगर चैप्टर, राइट। सो आज के लिए फिर इतना ही। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो यू कैन जस्ट लेट मी नो, राइट। तब तक सब लोग से ख्याल रखो, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल। सो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं, थ्योरी वाला पार्ट क्या क्या पढ़ना है, इमेजेस का कैसे रिलेट करना है, वो सब चीज़ें हम लोग इस तरीके से देखते हुए चलेंगे। अब अपकमिंग क्लास में वील हैव द ट्रिक्स आल्सो, सो ट्रिक्स along with some of the animations as well. So that's all from my end. We'll meet in the next class then. तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।